तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारी यहाँ पे सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड परीक्षावाणी 2024। तो इसमें हम यहाँ पे देख रहे थे उत्तराखंड परीक्षावाणी का जो पहला चैप्टर था उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन। तो हमने यहाँ पे इस सीरीज़ की 11 वीडियो हमने यहाँ पे देख ली है, जिनमें हमने 550 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आज की यहाँ पे जो वीडियो ये 12वीं वीडियो है और आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे वनों से संबंधित क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक व सबसे कम वन वृद्धि वाले जिले कौन से हैं। तो नैनीताल जो है ये तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वृद्धि हुई है। कितनी हुई है तो 2.93 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे वृद्धि हुई है। सबसे कम बढ़ोतरी हुई है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में 0.13 वर्ग किलोमीटर। राज्य सरकार द्वारा अभिलिखित रिकॉर्डेड कुल वन क्षेत्र कितना है। तो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसे राज्य सरकार संरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर चुकी है, चाहे वहाँ पे वन हो या ना हो। तो इसके राज्य सरकार के द्वारा जो कुल वन क्षेत्र है तो वो है 37,999.60 वर्ग किलोमीटर। लेकिन 17वीं जो रिपोर्ट है तो इसके वन रिपोर्ट से 17वीं वन रिपोर्ट है तो इसके अनुसार 24,305 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा अभिलिखित कुल वन क्षेत्र कितना है तो 37,999.60 वर्ग किलोमीटर है और 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार 24,305 वर्ग किलोमीटर है। तो ये हमको यहाँ पे याद रखना है। आगे यहाँ पे देखते हैं राज्य में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 4 जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक है यहाँ पे उत्तरकाशी, उसके बाद पिथौरागढ़, चमोली और फिर पौड़ी है। अगर यहाँ पे प्रतिशत की बात करते हैं तो प्रतिशत में जो सर्वाधिक है तो वो है रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी और पिथौरागढ़। आगे यहाँ पे देखते हैं सबसे कम वन क्षेत्र वाले 4 जिले कौन से हैं। तो सबसे कम है यहाँ पे हरिद्वार, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और फिर चंपावत। प्रतिशत में सबसे कम तो हरिद्वार है, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चमोली। ठीक है, इसमें जो सबसे कम वन क्षेत्र है तो वो हरिद्वार है और प्रतिशत में भी हरिद्वार ही है। वन पंचायत के 9 सदस्यों में से कितने सदस्य महिला होने अनिवार्य है। तो वन पंचायत में सदस्यों की संख्या होती है 9, इनमें से 4 यहाँ पे महिला सदस्य होना अनिवार्य है। राज्य में वन पंचायतों का गठन कब हुआ था तो 1931 में हुआ था वन पंचायतों का गठन। प्रदेश स्तर पर सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक है यहाँ पे पौड़ी में और सबसे कम है यहाँ पे यूएस नगर में। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक है यहाँ पे पौड़ी, फिर नैनीताल, उत्तरकाशी और चमोली। ये जो डेटा है यहाँ पे तो ये वन रिपोर्ट के आधार पर है। ठीक है, वन सरकार रिपोर्ट के आधार पर हमने अभी ऊपर देखा है। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन से हैं। ठीक है, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले तो सबसे कम है यहाँ पे उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और चंपावत। सर्वाधिक और सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं तो नैनीताल। नैनीताल में सर्वाधिक है 71.62% व सबसे कम है यहाँ पे उधम सिंह नगर में 16.84%। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और रुद्रप्रयाग। सबसे कम वन प्रतिशत वाले 4 जिले तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और चमोली है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो राज्य के कुल वन का गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में कितना भाग है। ठीक है, राज्य के कुल वन का गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में कितना भाग है। तो गढ़वाल में है यहाँ पे 63% और कुमाऊं में है यहाँ पे 37%। सर्वाधिक वन भूमि वाली 3 नदियाँ घाटियाँ कौन सी हैं। ठीक है, सर्वाधिक वन भूमि वाली 3 नदी घाटियाँ कौन सी हैं तो टोंस नदी, कोशी नदी और यमुना नदी। ठीक है, ये जो नदी घाटियाँ हैं तो इनमें सर्वाधिक वन भूमि वाली ये घाटियाँ हैं। ऐसे वन जिनके संसाधनों का दोहन नहीं के बराबर होता है तो वे वन देवन कहलाते हैं।
उत्तराखंड में देव वनों की जो संख्या है तो 441 है और सबसे ज़्यादा देव वन पिथौरागढ़ में पाए गए हैं। राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू की गई थी? तो देश में उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने पौधरोपण नीति लागू की थी। और कब की थी? तो 6 जून 2006 को की थी। ठीक है, 6 जून 2006 को की थी। कई जगहों में 6 जनवरी भी दिया गया है, 6 जनवरी 2006, लेकिन इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा तो 6 जून 2006 ही इसका राइट आंसर है। वानिकी कार्यों के संपादन हेतु सोसाइटी मोड में कैंपा परियोजना गठित कब की गई थी? तो ये की गई है 2010-11 में। श्रीदेव सुमन की याद में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण कब किया जाता है? तो 25 जुलाई को किया जाता है। श्रीदेव सुमन की जो ये शहीद होते हैं तो 25 जुलाई 1944 को ये शहीद होते हैं और 25 जुलाई 1944 को शहीद होते हैं और 1946 में प्रतिवर्ष 25 जुलाई को इनकी याद में वृक्षारोपण मनाया जाता है। राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने, वनीकरण करने और वनों की सुरक्षा हेतु इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? तो राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? इनके लिए 2008-9 में किया था। राज्य में वनाग्नि काल माना जाता है, यानी कि वनों में आग लगने का जो समय है तो वो 15 फरवरी से 15 जून के मध्य माना गया है। देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो 1878 में की गई है। डीट्रिच बैंडिस की सलाह पर की गई थी। ठीक है, और डीट्रिच बैंडिस कौन थे? तो भारत का पहला वन महानिरीक्षक थे और वन महाविश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देहरादून में की गई थी, इन्हीं की सलाह में। ठीक है, इनके नेतृत्व में भारत में वन विभाग की स्थापना भी की गई थी और 1865 में वनों से संबंधित पहला कानून भारतीय वन अधिनियम भी लाया गया था। 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया और 1906 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। तो यहाँ पे फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब होती है? तो 1878 में होती है। इसके बाद इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल इसका नाम रखा जाता है। तो कब रखा जाता है? 1884 में। इसके बाद इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में इसका नाम रखा जाता है FRI, यानी कि FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, 1906 में इसकी स्थापना होती है और 2006 में इसने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं। और डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा इसे कब मिला? तो ये मिला है इसको 1991 में। किस वर्ष फॉरेस्ट स्कूल का नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया? तो 1906 में। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय की दर्जा कब हुआ? तो ये हुआ है 1991 में इनको प्राप्त हुआ है। एल्पाइन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इसको बुग्याल, पयार, मीडो, एल्पाइन पास्चर। ठीक है, ये इसको कहा जाता है। क्षेत्रफल में राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? तो ये है वेदनी बुग्याल, जो कि चमोली में स्थित है। जो एल्पाइन जो घास है तो ये 3000 से 3600 मीटर तक ये पाए जाते हैं। भ्यूंडार घाटी में स्थित फूलों की घाटी बुग्याल की खोज किसने की थी? तो ये की थी फ्रैंक स्माइथ ने। और कब की थी? 1931 में की थी। ठीक है, जो फ्रैंक स्माइथ थे ये कॉमेट पर्वत का आरोहण करके वापस आ रहे थे और ये रास्ता भटक जाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं फूलों की घाटी में। इसीलिए इन्होंने फूलों की घाटी की खोज की थी 1931 में। फूलों की घाटी से ये काफ़ी प्रभावित हुए थे। उसके बाद इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, द वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, फूलों की घाटी के नाम पर फूलों की घाटी स्माइथ की किस पुस्तक के कारण पड़ा था? ठीक है, फूलों की घाटी का नाम फूलों की घाटी स्माइथ की किस पुस्तक के कारण पड़ा था? द वैली ऑफ फ्लावर्स। और इन्होंने ये पुस्तक कब लिखी थी? तो 1937 में लिखी थी। फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय है तो जुलाई से अक्टूबर।
द्वितीय फूलों की घाटी चिनाब घाटी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो जो दूसरी फूलों की घाटी है वो कहाँ है? चिनाब घाटी में है। और चिनाब घाटी कहाँ स्थित है? तो ये पैनखंडा है, चमोली के पैनखंडा में स्थित है। कौन सा बुग्याल नंदा देवी, कामेट, माणा, द्रोणगिरी, नीलकंठ, हाथी गौरी आदि पर्वतों से घिरा हुआ है? तो यह है ओली बुग्याल। ठीक है, ये जो प्रमुख यहाँ पे पर्वत है तो इन पर्वतों से घिरा हुआ है ओली बुग्याल। किस बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है? तो वो है बगजी बुग्याल, जो कि चमोली में स्थित है। किस बुग्याल को वेदों का प्रयाण स्थल माना गया है? तो वेदनी बुग्याल को माना जाता है कि जो वेदों की रचना हुई थी तो वो वेदनी बुग्याल में हुई थी। और ये कहाँ है? तो ये चमोली में स्थित है। किस बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है? तो दायरा बुग्याल, जो कि उत्तरकाशी में है। दायरा बुग्याल को मानचित्र पर लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रप्रभा एतवाल को दिया जाता है। और इसको जो चंद्रप्रभा एतवाल है इनको पहाड़ी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दायरा बुग्याल में मक्खन की होली खेली जाती है, जिसे अठुड़ उत्सव कहते हैं। किस बुग्याल के पास से भागीरथी की सहायक नदी इंद्रावती निकलती है? तो भागीरथी की सहायक नदी है इंद्रावती और ये निकलती है हरुनता बुग्याल से, जो कि उत्तरकाशी में है। चरथी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो ये एक नया बुग्याल है चरथी बुग्याल, ये छिपलाकोट पिथौरागढ़ में स्थित है। गुलाबी कांठा बुग्याल कहाँ है? तो ये हनुमान चट्टी के निकट है और उत्तरकाशी में स्थित है। बुग्यालों में डोरवा पारंपरिक वस्त्र पहने चारवाहों को क्या कहा जाता है? तो इनको पालसी या वाल्च या बकरखाल या लुआडा भी इनको कहा जाता है। चरक संहिता में उत्तराखंड भू क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो चरक संहिता में एक ग्रंथ है और इसमें उत्तराखंड भू क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो वानस्पतिक बगीचा कहा गया है। चरक संहिता में हिमालय को क्या कहा गया है? तो हिमवान औषधि भूमि नाम कहा गया है। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? तो बेलाडोना की खेती यहाँ पे शुरू की गई थी सर्वप्रथम और 1903 में। जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सर्वप्रथम सहकारिता विभाग द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 1972 में शुरू किया गया था। जड़ी बूटियों के संरक्षण एवं संग्रहण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1980 में। ठीक है, जो भेषज सहकारी संघ ये किससे संबंधित है? तो जड़ी बूटियों से ये संबंधित है। वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत कितने जड़ी बूटियों को प्रतिबंध किया गया है? तो 114 जड़ी बूटियों को। हर्बल गार्डन की स्थापना कहाँ की गई है? तो राज्य में हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है ऋषिकेश में मुनि की रेती में। जड़ी बूटियों के विकास हेतु किसकी अध्यक्षता में औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया? तो मुख्यमंत्री के द्वारा। उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास एवं अनुसंधान संस्थान यानी कि HRDI स्थित है। तो ये गोपेश्वर में स्थित है। HRDI यानी कि हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। राज्य में सर्वाधिक वन किस ऊंचाई पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर। राज्य में उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं तो 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 1500 मीटर की ऊंचाई वाले वन क्षेत्रों में जहां अधिक वर्षा होती है तो वो पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। और आर्द्र पतझड़ वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो ये थे हमारे आज के यहाँ पे 50 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।